वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 31 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यह कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अन्योक्रिया के बारे में, और उसमें भी उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। पिछली वर्कशीट में भी हमने यही पढ़ा था, जिसमें हम किसकी बात कर रहे थे, अमेजन बेसिन की। तो उसी को आगे बताया गया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बारिश जहाँ होती नहीं है तो वहाँ वनस्पतियाँ होंगी ही नहीं या बहुत कम होंगी। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ सघन वन उग जाते हैं, उन्हें वर्षा वन कहते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से जंगल उग जाएगा उसको बोलेंगे रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन। आइए आज हम वर्षा वन, विशेषकर अमेजन बेसिन और वर्षा वन के निवासियों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम वर्षा वन में क्या क्या वनस्पति और वन्य जीव होते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्षा वन के निवासी क्या क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या रहते हैं। कुछ इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे वन मिलेंगे, वर्षा वन, बारिश के जो वन, रेन फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। अब जहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होता है कि वहाँ पेड़ पत्ते ज़्यादा फैल जाते हैं वृक्षों के, तो ऊपर एक छत सी मिल जाती है, जाल सा बन जाता है और नीचे तक धूप पहुँच नहीं पाती। तो अब देखो, जहाँ धूप नहीं पहुँचेगी और बारिश आती रहेगी तो एक तो वहाँ थोड़ा सा दलदल नुमा सा बना रहेगा वहाँ, है ना। और क्या होगा, और नीचे छोटे पेड़ पौधे इतने उग नहीं पाएंगे क्योंकि उनको सूरज भी चाहिए। तो वैसे ही उग पाएंगे जिनको सूरज की ना के बराबर ज़रूरत हो या बहुत कम चाहिए हो। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित व नमी बनी रहती है। तो यही मैंने आपको बताया है, इसलिए दलदल नुमा से भी हो जाती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में आर्किड और बोमलियार्ड पैदा होते हैं। ये एक परजीवी पौधे होते हैं जो अपने वृक्ष होते हैं उनके जड़ों में या उनके लकड़ी में ही उग पाते हैं। ट्रकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। अब जहाँ इतने सारे जंगल होंगे, घने होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वनस्पति और वन्य जीव की भी वैरायटी मिलेगी। प्राणियों में कौन कौन मिलेगा, बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया, एक स्लो मूविंग होता है, ये भी पत्ते वगैरह खाता है, एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। और क्या मिलता है यहाँ, सांप एवं सरीसृप के विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है, जैसे मगर, मगरमच्छ या सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ आदि। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवासी करते हैं। अब क्या आपको पता है, अमेजन जो बेसिन है, ये अमेजन बेसिन है, इसमें 20% वनस्पति और वन्यजीव मिलते हैं अपने पूरी जो अर्थ पे मिलते हैं उनमें से। वर्षा वन के निवासियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। उसमें क्या करेंगे, कुछ वृक्ष को काट लेंगे, उसके बाद उसको जला लेंगे। उससे क्या होगा कि जो वृक्ष काटे हैं उसका जो खनिज है वो नीचे ज़मीन में चला जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, वो कुछ साल वहाँ खेती करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो कमी पड़ जाएगी उसकी खनिजों की उस पर, तो उसको छोड़ के दूसरी जगह काटेंगे और वहाँ खाली ज़मीन पे दोबारा से वृक्ष वगैरह उग जाएंगे एक दो करके, और वो दोबारा से जंगल बन जाएगा। तो ऐसे ही रोटेशन प्रणाली ये करते रहते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसल पर ध्यान रखती हैं, क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ये तो है नहीं कि रोज़ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं।
इनका मुख्य भोजन क्या है? मेइनोक है। मेइनोक भी कैसे होता है? आलू के टाइप का ही होता है, ज़मीन में मिलता है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। नकदी फसल कौन सी? जिनसे कैश क्रॉप बोलते हैं, जिनसे डायरेक्ट पैसा मिल जाए। तो कॉफ़ी, मक्का और कोको भी ये उगाते हैं। और क्या होता है? यह वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वहाँ से अब घर बनाना होगा तो लकड़ियाँ, इतने सारे जंगल को काट के लकड़ियाँ ले सकते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तीव्र ढलान वाली क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा आती है, तो पानी जमा ना रहे, इसलिए तीव्र ढलान की वो बना लेते हैं। अमेजन बेसिन के जीवन में बदलाव। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अब ट्रांस अमेजन महामार्ग मतलब जो अमेजन हमने देखा था काफ़ी उसमें फैला हुआ है, कई देशों से होता है, तो उसके अंदर से जो रास्ता बनाया, जो मेन महामार्ग बनाया, हाईवे बनाया, इसलिए इसको ट्रांस अमेजन बोला है, जो पूरे अमेजन के अंदर से गया हुआ है, इसलिए वो हर भाग तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, जहां पे डायरेक्ट महामार्ग से नहीं जुड़ा गया है वहां के लिए। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं। अब ये देखिए महामार्ग बनने लग गया, तो वहाँ उस रास्ते में जिन जिन का घर होगा उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया उनका, और वो उस जगह पे भी अपने पुराने तरीके से जो खेती करते हैं वही करते आ रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब विकास कैसे हो रहा है कि रेल मार्ग वगैरह जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं उसको बनाने के लिए, तो ये विकास रहा है, वहाँ पहुँचा जा रहा है, बट एक्चुअल में ये विकास विपरीत क्या है कि वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा जैविक विविधता है, पूरी पृथ्वी के 20% जीव जंतु यहाँ आपको मिल जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। अभी डेवलपमेंट के नाम पे अगर ये वर्षावनों को काटा जाएगा तो वो लुप्त ही होगा। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव होता है। बारिश नहीं होगी वहाँ, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जब तक वहाँ पेड़ पौधे होंगे तो बारिश से मिट्टी ऊपर की परत नहीं हटेगी, और जब पेड़ पौधे, क्योंकि वो पेड़ पौधे उसको अपने जड़ों से पकड़े रहते हैं, और वो जैसे ही हटेगी तो सॉइल इरोजन जिसे बोलते हैं, ऊपरी परत हट जाएगी, और ऊपरी परत ही होती है जो उपजाऊ होती है। तो इन चीज़ों में आपने ये सारी चीज़ें देख ही ली है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अमेजोन जो जंगल है, फॉरेस्ट को, उसको लंग्स या फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े या लंग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है, तो ये काफ़ी ऑक्सीजन आपको देता है। तो हमें इसी हिसाब से विकास करना चाहिए कि ये सारी दिक्कत ना हो। कर्तन एवं दहन की पद्धति के बारे में बताया गया, जो हमने पहले ही बात कर लिया है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। कर्तन और दहन की पद्धति में किसान अपने वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उसको जलाया जाता है, जिससे पोषण तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि के कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े में बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में पोषण तत्वों का अभाव हो जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ परत है वो धीरे धीरे 40-50 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कैसे उसकी उपजाऊता बनी रहे। उसके लिए वृक्ष भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ कैसे होगी? वृक्ष उगेंगे, उसकी पत्तियां झड़ेंगी, तो पत्तियों से जो नाइट्रोजन और बाकी चीज़ें हैं वो वहाँ वृक्ष में मिल जाएगी खाद के तौर पे, तो इसलिए मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है।
जब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये एक तरीके से साइकिल बन जाती है। अब प्रश्न 1 की बात करते हैं। अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं? तो हमने देखा ही था, शकरकंद वगैरह उगाते हैं, फिर आलू के प्रकार का उनका अलग फल होता है, और बाकी चीज़ क्या क्या उगाते हैं। अमेजन बेसिन के लोग मैनियोक, कसावा, टेपियोका, अनानास, शकरकंद या और नकदी फसलें जैसे मक्का, कॉफ़ी और कोको उगाते हैं। अब दूसरा है वर्षा वनों के लुप्त होने का कारण बताइए। अब लुप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ मानव गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे हाईवे मार्ग बनेगा या फिर घर वगैरह बनेंगे तो लकड़ियाँ चाहिए वो तोड़ने के लिए, या जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है तो उस भाग को खेती के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसको काट देते हैं, तो इसीलिए तो लुप्त हो रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे? विकास की गतिविधियों के कारण जैविकता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो मेन है विकास, डेवलपमेंट। ज़्यादा डेवलपमेंट होगी तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। वो हमारा फ़ायदा भी है, पर अगर आप दूर की दृष्टि में देखें तो जितना फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तीसरा क्या है? जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतनी ज़्यादा वहाँ वर्षा होती है तो विविध प्रकार की वनस्पति मिलेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है, और अगर वनस्पति होगी तो जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए जो पूरी पृथ्वी की 20% जो जीव जंतु और वनस्पति है वो सिर्फ अमेजन के जंगलों में ही मिलती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अमेजन बेसिन का वर्षावन जीवों में बहुत समृद्ध है। ट्रुकन, गंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपियर भी यहाँ पाए जाते हैं। सरीसृप और सांप, मगरमच्छ और अजगर की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.